Assalamualaikum students. Today is our first topic of communication skills and our main topic is reading comprehension skills. We will read from books because books are the authentic source and I will also share notes with you. मैं different writers के notes भी आपके साथ share करूंगी ताकि easily आप लोग जितना आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उतना पेपर में आप लोग easily उसको लिख सकेंगे। तो आज हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है उसका मेन पोर्शन हमारा क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक की इंग्लिश में किसी भी टॉपिक की आपको कोई वीडियो या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो प्रेजेंट है, आप लोग वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर उस ग्रुप में आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों के साथ उन नोट्स को शेयर करूँगी। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्टील के अकॉर्डिंग रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी, कि रीडिंग क्या है, माइंड है और उसकी एक्सरसाइज क्या है, बॉडी। एक्टिंग टू कीपिंग वंस बॉडी इज विद रेगुलर एक्सरसाइज रीडिंग हेल्प टू कीप द माइंड एक्टिव। वो कहते हैं जैसे हमारी एक्सरसाइज, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, बिल्कुल इसी तरह जब हम कॉन्टिन्यूसली रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है। तो कॉम्प्रीहेंसिव जो रीडिंग है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो लोग हैं वो यही डिमांड करते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग है वो कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए ताकि ईजिली हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो उनको चाहिए होगा, उनके पास वैरायटी ऑफ जो टेक्स्ट होते हैं लेकिन उनमें से वो क्या करते हैं, अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं उनको वो किस तरह इन्हेंस करते हैं कि उनमें से मेन टॉपिक्स को वो पॉइंट आउट करते हैं। तो देखिए, हाउएवर इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टेन रीडिंग टेक्निक्स दे मे फील दैट दे आर वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग टेक्स्ट। अगर तो आपके पास ये स्किल नहीं है रीडिंग टेक्निक की कि आपने उसमें से मेन पॉइंट्स किस तरह निकालने हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को रीड करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस हम किसी भी जो हमारा पैराग्राफ है या हमारा जो मेन हमारा टॉपिक है उसका जो मेन आइडिया है उसको हम कहते हैं मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस या फिर की और थीम सेंटेंसेस, हम उसको की या फिर थीम सेंटेंस भी कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है? मेन आइडिया। दिस सेंटेंस इज आल्सो नोन एज की और थीम सेंटेंस। इसको हम की या फिर थीम सेंटेंस भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी सेंटेंसेज हैं पैराग्राफ में उनका जरूर कोई ना कोई जो उनका मेन टॉपिक है वो इलेबोरेट हुआ होता है। इसलिए टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये रीडर को बताता है कि किस तरह आपने जो है उसमें से मेन पॉइंट जो है किस तरह निकालना है। और इस तरह आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे लिए ये जो पैराग्राफ है, रीडिंग है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी या फिर नहीं होगी। तो टॉपिक सेंटेंस कैन अपीयर एट सेवरल पॉइंट्स। जो टॉपिक सेंटेंस है जरूरी नहीं कि ये हमेशा आपको पैराग्राफ के स्टार्ट में ही मिले, या तो ये आपको टॉपिक सेंटेंस जो है ये पैराग्राफ के बिगनिंग में भी हो सकते हैं, मिडल या फिर एंड में भी। तो हमेशा ये नहीं कि आपको टॉपिक सेंटेंस जो है वो आपके सेंटेंस के पैराग्राफ के स्टार्ट में ही मिलेगा, बल्कि ये मिडल, एंड या फिर स्टार्ट में भी हो सकता है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीविजन कार्टून्स की बात करें जिसमें हमारे पास अगर अनहेल्थी वायलेंस होगी, जिसमें ज़्यादा हमारे पास जो है वो शोर होगा, तो इसका आप इससे जो मेन थीम है, इसका की टॉपिक क्या होगा कि आप पहले ही समझ जाएंगे। अगर हम ये पैराग्राफ या फिर ये कार्टून देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमें वायलेंस के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ये अनहेल्थी होगा व्यूअर्स के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जैसे कॉकरोचेज हैं, तो हम देखते हैं कि कॉकरोचेज हमारे सिटी अपार्टमेंट में है, हमारे होम्स में है, ये हमारे लिए पैरासाइट्स हैं और इम्पॉसिबल है कि हम इनको कम्प्लीटली जो है वो खत्म कर सके। तो आप आपको एक टॉपिक सेंटेंस मिला जो क्या इंडिकेट करेगा, आपका की टॉपिक क्या है पैराग्राफ का, कि आप अपने माइंड में खुद सेट कर लेंगे कि ये कॉकरोचेस का पैराग्राफ है और इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है एलिमिनेट करना सारे कॉकरोचेस को, या फिर इसमें ये लिखा होगा कि किस तरह हम जो है वो कॉकरोचेस को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं और क्यों करेंगे। तो इसी तरह ये हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। बिगनिंग अ पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अचीव क्लैरिफाई एंड यूनिटी इन राइटिंग। अगर आप पहले ही आप टॉपिक सेंटेंस के बारे में पता है, आप अपने पैराग्राफ का स्टार्ट ही टॉपिक सेंटेंस से करेंगे तो ये ईजी होगा कि आप लोग आपके सेंटेंस में आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें क्लैरिफिकेशन आएगी और यूनिटी होगी। इट इज़ नॉट ओनली द मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट बट ऑल्सो फिट्स मोस्ट यूनिट्स ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी वर्क मस्ट बी डिवाइड इक्वली अमंग लर्नर्स मेंबर्स ऑफ द टीम। कि ये भी ईजी है कि आप लोग जो है मिनिमाइज करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को आप क्या करेंगे, वर्क या एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम अपने काम को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं टीम की फॉर्म में। तो वो ईजी होता है कि हम उसको ईजिली जो है वो डिवाइड करेंगे तो हम ईजिली अपने अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
इसके बाद देखें एंडिंग द पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट। क्या अब जैसे आपने स्टार्ट अपने पैराग्राफ को किया था टॉपिक सेंटेंस से, अगर इसी तरह ही आप अपने जो सेंटेंस है जो पैराग्राफ है उसको टॉपिक सेंटेंस से ही एंड करेंगे तो ये मोस्ट जो है वो कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट होगी। विद दिस अरेंजमेंट पैराग्राफ प्रेजेंट द सपोर्टिंग डिटेल्स फर्स्ट एंड लॉजिकली कंक्लूड विद द टॉपिक सेंटेंस। इससे ये होगा कि इजीली जो रीडर है पढ़ने वाला है उसको ये सपोर्टिंग डिटेल्स मिलेंगी वो सबसे फर्स्ट भी, और उसके बाद उसको कंक्लूड कहते हैं जो उसको जो नतीजा मिलेगा जो लास्ट में वो सेंटेंस पढ़ेगा तो वो लॉजिकली जो है उसको कंक्लूजन मिलेगी टॉपिक सेंटेंस के बारे में। सच पैराग्राफ ऑफन बिगिन विद व्हाट मे अपीयर एट टॉपिक सेंटेंस बट द फाइनल सेंटेंस कंटेन द एसेंशियल आइडिया। असल में ऐसे ज़्यादातर ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं ये पैराग्राफ्स में, उनके स्टार्ट में क्या होता है कि ये टॉपिक सेंटेंस किस तरह अपीयर होगा और लास्ट में क्या है फाइनल सेंटेंस में इसमें एसेंशियल आपको आइडिया मिलेगा। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, आपने इन एग्जांपल्स को जो है वो अच्छे से याद करना है क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल ऐसा टॉपिक है कि इसमें जितना आप ज़्यादा याद करेंगे, डिफरेंट नोट्स से मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपने वो सारे नोट्स को और बुक से याद करना है क्योंकि एज इट इज़ आपको सारी लाइन से याद नहीं रहेंगी। तो जितना जो मेन पॉइंट्स जितने आप अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें आपने क्रैमिंग नहीं करनी, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो जितना आपको ईजिली टॉपिक के बारे में समझ आएगी तो ईजिली आप पेपर में उसको खुद से भी लिख सकेंगे। इसके बाद देखिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी वर्क मस्ट बी डिवाइड इक्विटेबल अमंग मेंबर्स ऑफ टीम। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कन्फ्लिक्ट्स को और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट मेंबर्स में। बोरिंग द टॉपिक सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ इज द थर्ड अरेंजमेंट। अब आपने क्या करना है, बोरिंग करना है टॉपिक सेंटेंसेस को पैराग्राफ के अंदर, ये क्या है एक थर्ड अरेंजमेंट है। इट इज रेयरली यूज्ड बिकॉज इट डज नॉट एम्फसाइज द टॉपिक सेंटेंस, नेवरथलेस दिस अरेंजमेंट कैन ऑफन प्रेजेंट सम स्पेशल इफेक्ट टू द पैराग्राफ। के ये हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है ये एक इसेंशियल जो है वो टच भी देते हैं किसको, हमारे पैराग्राफ को, हमारे टॉपिक सेंटेंस को। इसके बाद देखें हाउ एवर लाइक एनी डेजिग्नेटेड टास्क होमवर्क इज अ रिफ्लेक्शन नॉट ओनली ऑन यू एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो ऑन यू एज एन इंडिविजुअल। जैसे अगर आपको होमवर्क मिलता है तो ये सिर्फ ये रिफ्लेक्शन है कि आपने इसको करना है, बल्कि ये किसके लिए है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है। जैसे देखिए जब व्हेन एन एम्प्लॉयर हैज़ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू हायर यू, जैसे देखिए जब एक एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि उसने आपको हायर करना है या नहीं करना तो वो क्या करता है आपकी एबिलिटी को कंसीडर करता है कि आप उसकी डिमांड को कितना कंप्लीट करेंगे, आप उसके वर्क को कितना जो है वो एफिशिएंटली उसके वर्क को आप उसके टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। फॉर मैनी एम्प्लॉयर्स द वे दैट यू हैंडल योर होमवर्क इज कॉलेज ऑफन इंडिकेट्स द वे दैट यू विल हैंडल योर वर्क ऑन द जॉब। के सबसे मेन यही है कि वो देखता है कि आप किस तरह जो है उसके होमवर्क का जो आपको मिला है होम टास्क उसको आप किस तरह कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफन योर ग्रेड इन क्लास इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ होमवर्क दैट यू डू। जैसे देखिए आप क्लास में कोई काम करते हैं तो आपको ग्रेड मिलता है किसकी बेस पे कि आपने आपके काम में कितनी क्वालिटी है, कितने अच्छे से आपने वो काम को परफॉर्म किया है। द होमवर्क ग्रेड कैन बी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर फाइनल ग्रेड ऑफ द कोर्स। इसी तरह जब आपके फाइनल कोर्स में वो मार्क्स ऐड होंगे तो ये भी आपका क्या है सिग्निफिकेंट आपका काम है। तो देखिए इस तरह जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप दो चार एग्जांपल्स को इस तरह माइंड में रखेंगे तो इजीली आप पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आपको 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप नोट लिखें जो आपका मेन टॉपिक है या फिर आपका टॉपिक सेंटेंस है, थीम है, तो उसको उस पर नोट लिखें। तो इस तरह आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह देखें वो कहते हैं जब आप कॉलेज को छोड़ते हैं और आप कोई जॉब जो है उसको तलाश करते हैं, दोज होमवर्क ग्रेड्स ट्रांसलेट इनटू फाइनल ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। जब आपका CGPA बनता है फॉर योर मेजर, आपका CGPA जो बनता है दोज फाइनल CGPA शो ऑन योर रिज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशन। तो वही CGPA आप अपने रिज्यूमे और जॉब एप्लीकेशन पे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह हम जब जैसे जैसे अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रिज्यूमे क्या होता है। इस तरह आपके एम्प्लॉयर जो है वो उसको देखते हैं। इफ़ यू डन योर होमवर्क इन स्कूल एज द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इफ यू विल डू होमवर्क ऑन द जॉब। तो देखिए अगर तो आपने क्लास में अपना होमवर्क अच्छे से परफॉर्म किया, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो एम्प्लॉय को जो है वो आपका जो आपका एम्प्लॉयर है उसको समझ आ जाएगी, जो आपका हेड है कि आप इजीली जो है उसकी भी अगर आप किसी भी जो है वो काम करेंगे किसी भी फर्म में तो वो इजीली डिटरमिन करेगा कि आप उसका होमवर्क है या किसी ऑफिस में आप लोग जॉब करेंगे तो इजीली वो बता देगा कि आप इस जॉब का भी जो होमवर्क मिलेगा आप उसको भी एफिशिएंट तरीके से कर सकेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ रीडिंग। तो इसको हम अब रीड करते हैं। इसके आपको गो थ्रू करना है, आपने पढ़ना है हर asking yourself which information is absolutely essential to the argument, कि आपको जिस चीज़ के लिए जिस मकसद के लिए आप लोग जो है वो रीडिंग कर रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। यू शुड राइट डाउन कंप्लीट सेंटेंसेस एज मच एज पॉसिबल,
jot down your points clearly or you will have to read the original text all over again। आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिलाना है, उसके बाद आपने देखना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसके जो है ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने दोबारा क्या करना है, रीड करना है। एंड अल्टरनेटिव इज़ टू अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और फ्रेजेस। देखें, जब हम आपको कोई काम मिलता है, लेसन, उसको आप याद करते हो तो उसको भी आप बिल्कुल इसी वे में लेके चलते हो कि आप लोग क्या करते हो, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको क्या करते हो, या तो आप हाईलाइट कर लेते हो या फिर उनको आप लोग अंडरलाइन करते हो। तो बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव वे क्या है कि आपने अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना है अपने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज या फिर फ्रेजेस को। सम जनरल रूल्स टू डिटरमिन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं जिसे हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी या नहीं। तो देखें, ऑथर, टाइटल, रीज़न, उसके बाद वाई द टेक्स्ट वाज रिटन, पर्पस, थीम, कीवर्ड्स, लिंक वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है, ऑथर्स, ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी आपको हेल्पफुल करेंगे ये जानने के लिए कि आप जो रीड कर रहे हैं वो हेल्पफुल है आपके लिए या फिर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेस इंपॉर्टेंट देखिए, इंट्रोडक्शन, समरी, रेपिटिशन, एग्जाम्पल्स, एंटीडोट्स एंड एनालॉगीज, तो ये क्या है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ऑथर, टाइटल, ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखें, रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस। Providing transitions between ideas is largely a matter of attitude. We must never make any assumption about our readers' knowledge. In fact, it is good idea to assume not only that the readers need all the information we have to need to know how are arrived at it. ये देखें, हमने ये नहीं सोचना कि हमने अपने माइंड में ये assumption क्या है कि हमने ऐसा नहीं देखना कि हम ये जो है, इन फैक्ट ये गुड आइडिया है कि हम एज्यूम कर लें नॉट ओनली दैट द रीडर्स नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, कि रीडर जो है उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ज़रूरत है जानने की कि कैसे हम अपनी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डेट ऑल्सो दे आर नॉट क्वाइट एज क्विक, वी माइट बी एबल टू लीव वन साइड ऑफ द स्ट्रीम टू द अदर। हमने क्या करना है कि हमने स्ट्रीम की एक साइड से दूसरी साइड पर किस तरह जाना है। However, we must consider that the readers might need a few sleeping stones and be sure to place them in a readily accessible and visible spots। उसके बाद देखिए, हमारे पास कुछ ट्रांजिशनल टैग्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं। देखें, एंड, बट, नॉट, नॉर, फॉर, येट और सो। To the complex signals including conjunction, conjunctive adverbs and transitional expressions such as however, moreover, nevertheless and on the other hand। ये हमारे पास क्या है, कुछ transitional expressions हैं। इसके बाद देखें, thus a new form of energy has to be developed in a big way and nuclear energy could very well to be solution। First they assumed that water could be supplied by a centralized system but the cost was too high। इसके बाद देखिए, वो कहती हैं ट्रांजिशनल टैग्स प्ले अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फ्लो टू पैराग्राफ। ट्रांजिशंस में बी इन फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड इवन होल पैराग्राफ की फॉर्म में ट्रांजिशनल जो है वो हो सकती हैं। दे हेल्प टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एंड अ लॉजिकल progression among the ideas in the paragraph। Without transitions all paragraph will not be unified, coherent or well developed। कि हमारे पास जो है वो coherent कहते हैं कि एक सीक्वेंस जो है उनमें जो है एक यूनिफॉर्मिटी होती है, उनमें सीक्वेंस होगा वो नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए, ये एग्जांपल्स आपने रीड करनी है ताकि आपके माइंड में जो है वो ये सारी एग्जांपल्स एक दफ़ा आपके माइंड में सेट हो जाए, बैठ जाए, ताकि इजीली जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये पैराग्राफ में बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको आपने रीड आउट करना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास क्या है, एडिशन। इसके ट्रांजिशन वर्ड्स देखिए क्या है, एंड, और, मोर एवर, अगेन, फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, ये सारी देखिए ये वर्ड्स हैं और ये अगेन के क्या हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है पेपर में आपको नहीं आएगा। इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको आना चाहिए कि इस वर्ड की जगह हम इसका जो है अल्टरनेटिव हम क्या वर्ड्स में हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने याद नहीं करना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ज़रूर इसको मार्क करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ये आपको 4 मार्क्स का लॉन्ग भी आ सकता है या फिर आपको शॉर्ट में 2 डिफरेंस भी आ सकते हैं कि फैक्ट्स एंड ओपिनियन में डिफरेंस लिखें। अगेन आई एम सेइंग कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो आपको ये आपका जो टॉपिक है कंप्रीहेंशन स्किल्स का, आपका जो रीडिंग स्किल्स का टॉपिक है, इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के पेपर में आपको आ सकता है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। अ रीडर शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस एंड आइडियाज़। के रीडर है वो डिस्टिंग्विश करता है फैक्ट्स एंड ओपिनियंस को। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस रिक्वायर द एबिलिटी टू रीड विद क्रिटिकल रिस्पॉन्स एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन
and analyze the information in a text. It requires contributions both by the author and the reader. कि इसमें दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ऑथर की तरफ से भी जिसने जो जिसकी आप कुछ पैराग्राफ जिसने लिखा है या जिसने जो बुक लिखी है जिसका आप सेंटेंस जो है या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसकी तरफ से भी होनी चाहिए और रीडर की तरफ से भी होनी चाहिए। और इसमें इन्वॉल्व हैं क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए, फिर ही आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे फैक्ट्स क्या हैं और ओपिनियंस क्या हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट एज वेल एज हिज रिस्पॉन्स टू इट। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग भी उस टेक्स्ट की तरफ और उसका रिस्पॉन्स भी। अब देखें इसकी डेफिनेशन फैक्ट क्या है। अ फैक्ट इज अ ट्रूथ दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। कि हम ये साइंस में भी हम इसको पढ़ते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स हमारे पास वो ट्रूथ है जिनको हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम उनको वेरीफाई करते हैं। ऑन दी कंट्रेरी, इसके अपोजिट अगर हम देखें तो ओपिनियन क्या है। ओपिनियन इज समथिंग सब्जेक्टिव विच कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड। ओपिनियन जैसे देखें, ओपिनियन आप भी देख सकते हैं, ओपिनियन मैं भी दे सकती हूँ, ठीक है। ओपिनियन जो है वो किसी भी आम या देखें किसी भी कॉमन पीपल की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन जो थ्रू फैक्ट्स हैं वो किसी कॉमन पीपल की तरफ से नहीं बल्कि उनको एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको वेरीफाई किया गया होता है। इसके बाद देखिए, ऑल दो साइंस इज मेनली कंसर्न विद फैक्ट्स ओपिनियंस और ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ऑल दो जो साइंस है वो कंसर्न किससे करती हैं, फैक्ट से, लेकिन ओपिनियंस भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंस हम एक दफ़ा इस डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स क्या है, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, ये फैक्ट है। ओपिनियन क्या है, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये हमारा ओपिनियन है। इसके बाद देखें जो नियर बाय 2/3 पाकिस्तान पॉपुलेशन है वो डिपेंड किस पे करती है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन ओपिनियन क्या है, पाकिस्तानी फार्मर्स आर बेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये हमारा ओपिनियन है। हो सकता है कि पूरी कंट्री में पूरे हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तानी फार्मर्स के अलावा भी दुनिया में अच्छे फार्मर्स जो हैं वो मौजूद हों। इसके बाद थर्ड देखें, सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ओपन देयर ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ये फैक्ट्स है। ओपिनियंस क्या है, द कमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज टू पाकिस्तान हैज़ बूस्टेड द पाकिस्तानी इकॉनमी। ज़रूरी नहीं कि हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज अब आ रही हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्टअप करती हैं या नहीं करती, ये हमारा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो आज हम अपने टॉपिक को यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। आप ये सारे आपने डेली का साथ साथ टॉपिक को याद करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप डेली इस टॉपिक को याद करें। इस बुक में बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने टॉपिक बाय टॉपिक साथ साथ अपने हर टॉपिक को याद करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।